इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओसीडी के लिए जो कॉमनली यूज की जाने वाली दवाइयां होती हैं वो कौन सी होती हैं, और बताऊंगा कि क्या ओसीडी पर मेडिसिन वर्क करती हैं, रिसर्च क्या बताता है, इस बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानकारी दूंगा। और साथ ही ये बताऊंगा कि क्या बच्चों को और प्रेग्नेंट औरतों को क्या ओसीडी की मेडिकेशंस लेनी चाहिए, और साथ ही बताऊंगा कि सेफ तरीके से ओसीडी मेडिसिन लेने का तरीका क्या रहता है। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक कॉमन बीमारी है जो करीब 3 से 5% पॉपुलेशन में होती है, और अगर हिंदुस्तान का आंकड़ा लगाया जाए तो ये लाखों करोड़ों में जाकर आता है। मतलब कई करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में ओसीडी है। और ओसीडी के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो दवाइयों का ही होता है, जिसमें एसएसआरआई दवाइयाँ पेशेंट्स को दी जाती हैं। एसएसआरआई एब्रीविएशन है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का। ये एक कैटेगरी होती है दवाइयों की जिसमें कई सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से पेशेंट्स को अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। ये जो दवाइयाँ होती हैं वैसे ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं। इनको पहले एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के तौर पर ही बनाया गया था, पर बाद में जब इसके एप्लीकेशंस एंजाइटी डिसऑर्डर में देखे गए तो जीएडी मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और ओसीडी में भी इनको अप्रूव कर दिया एफडीए ने। इन पर बहुत सारा शोध हुआ है और बहुत सारे रिसर्च के बाद ही इनको ओसीडी में अप्रूवल मिला है। पहले बात करेंगे कि ओसीडी के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। कुछ कैटेगरी हैं दवाइयों की जो कि ओसीडी के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कुछ दवाइयां एफडीए अप्रूव्ड हैं, बाकी सारी दवाइयां ऑफ लेवल दी जाती हैं। मतलब पेशेंट्स को अगर फर्क पड़ जाए तो पेशेंट्स को ये दवाइयां डॉक्टर दे देता है। क्योंकि डॉक्टर्स के पास काफी सारी ऑप्शंस होती हैं, इसलिए डॉक्टर्स जो है वो एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए जो आमतौर पर दवाइयां देते हैं उनमें से कुछ ऑल्टरनेटिव कंसीडर कर सकते हैं ओसीडी पेशेंट्स के लिए, भले ही वो दवाइयां एफडीए अप्रूव्ड ना हो। सबसे पहले जो दवाइयां आती हैं वो होती हैं एसएसआरआई मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें 4 दवाइयों को एफडीए ने अप्रूव किया है: सर्ट्रेलिन, पैरोक्सिटीन, फ्लुओक्सामिन और फ्लुओक्सेटिन। इसके अलावा क्लोमिप्रामीन भी एक दवा है जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, उसको भी ओसीडी के लिए अप्रूवल मिला है। इनफैक्ट क्लोमिप्रामीन पहली वो दवा थी जिसको ओसीडी में अप्रूवल मिला था। इसी के अलावा 2 और कॉमनली यूज की जाने वाली एसएसआरआई दवाइयां हैं जो कि ऑफ लेबल तौर पर ओसीडी पेशेंट्स को दी जाती हैं। वो होती हैं साइटेलोप्रेम और एसाइटेलोप्रेम। ये जो दवाइयां होती हैं इनका टारगेट होता है कि ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन केमिकल के लेवल्स को बढ़ा दिया जाए। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसकी कमी की वजह से कई सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन होता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ओसीडी भी इसी केमिकल की कमी की वजह से होता है। ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब डॉक्टर ऐसा मानते हैं, कई रिसर्च के बेसिस पर उनको ऐसा लगता है कि ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन की कमी की वजह से ही ओसीडी हो रहा है। इसीलिए सेरोटोनिन के लेवल्स को अगर बढ़ा दिया जाए तो ओसीडी के लक्षणों में इंप्रूवमेंट आएगी। इसी सिद्धांत के आधार पर यह दवाइयां ओसीडी पेशेंट्स में दी जाती हैं। फिर दूसरी कैटेगरी की दवाइयां आती हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स मतलब एसएनआरआई दवाइयां। इनमें 2 दवाइयां ज्यादा कॉमनली यूज की जाती हैं, वेलनाफेक्सिन और डुलोक्सेटिन। ये दोनों दवाएं और इस तरह की दूसरी दवाएं जो एसएनआरआई कैटेगरी की हैं, ये दिमाग में 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को मॉडिफाई करती हैं, उनके लेवल्स बढ़ा देती हैं, एक सेरोटोनिन और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन। और क्योंकि सेरोटोनिन के अलावा एक और न्यूरोट्रांसमीटर इसमें बढ़ाया जा रहा है ब्रेन में, मतलब इस न्यूरोट्रांसमीटर की भी, जिसे नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं, इसकी भी कहीं ना कहीं भूमिका देखी गई है ओसीडी के लक्षणों में। इसीलिए रिसर्च में देखा गया कि जब ये दोनों केमिकल्स के लेवल बढ़ा दिए जाते हैं तो भी कई सारे पेशेंट हैं जिनमें ओसीडी के लक्षण कम हो जाते हैं। तो पहले डॉक्टर एसएसआरआई देगा, अगर एसएसआरआई का असर नहीं आएगा तो डॉक्टर एसएनआरआई दवा देगा। फिर तीसरी क्लास ऑफ मेडिसिन जो कि पहले भी बताया, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें क्लोमिप्रामीन आती है। ओसीडी के मामले में सबसे ज्यादा जिस दवा पर, जिस केमिकल पर रिसर्च हुई है वो क्लोमिप्रामीन ही है। इस दवा को 1989 में ओसीडी के इलाज के लिए अप्रूवल मिला था। बाकी जो ज्यादातर दवाइयां हैं उनको 2000 के बाद ही मोस्टली अप्रूवल मिला है, जो एसएसआरआई वाली दवाइयां हैं। इसलिए क्लोमिप्रामीन को लेकर डॉक्टर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को यह दवा दी जाती है। पर दिक्कत यह होती है कि आजकल क्लोमिप्रामीन बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, क्योंकि यह ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं, जबकि एसएसआरआई दवाओं के साइड इफेक्ट्स बहुत ना के बराबर होते हैं। मेनली उनमें वेट गेन होता है या फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, और थोड़े बहुत गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स को एक्सपीरियंस करने में नहीं आते। पर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं।
इनमें जो सबसे सीरियस साइड इफेक्ट होता है वो होता है सुसाइडल थॉट्स पेशेंट्स की बढ़ सकती हैं। उनके अंदर इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, एंजाइटी डिप्रेशन की कंप्लेंट्स उनकी बढ़ सकती हैं, पेशेंट्स काफी इंपल्सिव हो जाते हैं। इसी के साथ काफी सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स भी क्लोमिप्रामीन के आते हैं। इसीलिए सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो क्लोमिप्रामीन को बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। और पहले अगर डॉक्टर जो दवा देता है वो SSRI ही होती है। जिन पेशेंट्स पर कोई दवा काम नहीं कर रही या SSRI, SNRI, एंटीसाइकोटिक दवाइयां काम नहीं कर रही, उन्हीं को क्लोमिप्रामाइन देना रिकमेंड किया जाता है। फिर इसी के बाद चौथी कैटेगरी है दवाओं की एंटीसाइकोटिक दवाएं या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, जिन्हें की सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक दवा भी कहते हैं। इनमें रिस्पेरिडोन दवा को FDA ने अप्रूव किया था OCD के इलाज में, पर यह दवा अकेले नहीं दी जाती, इसको एक SSRI दवा के साथ देना पड़ता है। तो ये एक एडजंक्ट ट्रीटमेंट के तौर पर इसे अप्रूवल मिला था। और जो भी एंटीसाइकोटिक दवा डॉक्टर देता है OCD पेशेंट को, वो हमेशा एडजंक्ट ट्रीटमेंट के तौर पर देता है। मतलब SSRI मिल रही है या SNRI मिल रही है, उसके साथ एंटीसाइकोटिक दवा दी जाएगी। बहुत से पेशेंट सोचते हैं कि हमें स्किज़ोफ्रेनिया की दवा क्यों मिल रही है, क्योंकि ये जो एंटीसाइकोटिक दवाइयां होती हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया के या स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर या बाइपोलर के पेशेंट्स को दी जाती हैं, जिनमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस होती हैं। तो कई पेशेंट्स को लगता है शायद डॉक्टर मेरे बारे में कुछ ऐसा जानता है, शायद डॉक्टर को लगता है मुझे OCD नहीं, मुझे शायद स्किज़ोफ्रेनिया है, इस वजह से डॉक्टर मुझे स्किज़ोफ्रेनिया की दवा दे रहा है। और क्योंकि OCD के पेशेंट बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, डॉक्टरों पर भी भरोसा नहीं करते, इस वजह से जब एंटीसाइकोटिक दवा मिलती है तो वो ऐसा सोचते हैं कि शायद डॉक्टर मुझे बताना नहीं चाहता, पर एक्चुअल में शायद मुझे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम है। और इस वजह से कई बार पेशेंट इतने डाउट में चले जाते हैं कि उनको एक नया थीम बन जाता है OCD का, जिसमें वो ऐसा मानने लगते हैं कि उनको शायद स्किज़ोफ्रेनिया भी है। तो इस भ्रम को पेशेंट्स को दूर करना चाहिए और समझना चाहिए कि एंटीसाइकोटिक दवाइयां इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि उन्हें डिल्यूजनल सिम्टम्स हैं, इसलिए दी जाती हैं क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट दवाएं जो कि SSRI दवाएं हैं, उनके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए या उनके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको ज्यादा अच्छे तरह से टारगेट करने के लिए एंटीसाइकोटिक दवाइयां ही दी जा सकती हैं। और बहुत से ऐसे दूसरे पेशेंट्स होते हैं जिनमें एंटीसाइकोटिक दवाइयां दी जाती हैं, भले ही उनको साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आते। इसलिए इस डाउट को दूर रखना जरूरी है और पेशेंट्स को पॉजिटिव रहना चाहिए जब भी डॉक्टर उन्हें एंटीसाइकोटिक दवाइयां दें। रिस्पेरिडोन के अलावा ओलेंजापिन, क्यूटायापिन, एरिपिप्राजोल, ये भी कुछ एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं जो कि डॉक्टर दे सकते हैं पेशेंट को। एंटीसाइकोटिक दवाइयां ब्रेन के अंदर डोपामीन के लेवल्स को रेगुलेट करती हैं। मतलब पहले सेरोटोनिन की बात हुई, नॉरएपिनेफ्रिन की बात हुई, अब डोपामीन की बात हो रही है। तो ब्रेन के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनमें ये तीन मेनली आते हैं, कहीं ना कहीं OCD हो या डिप्रेशन हो या एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो, सभी में कहीं ना कहीं इन तीनों की भूमिका हो सकती है। तो डॉक्टर्स जो है वो पहले सेरोटोनिन बढ़ाने की दवा देंगे, फिर नॉरएपिनेफ्रिन के लिए देंगे, बाद में डोपामीन के लिए भी दे देंगे, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे हो वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की किसी कमी से आ रहे हो। तो एक एक करके जब डॉक्टर दवा देता है और देखता है कि पहले केमिकल से सिम्टम्स में कमी नहीं आई, तो डॉक्टर दूसरा केमिकल दे सकता है जो कि एक और न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाने के लिए दी जाती है। और ज्यादातर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये सभी मानसिक बीमारियों में थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन आता ही है। इसीलिए सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, इनमें से किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर को टारगेट करने के लिए दवा OCD पेशेंट्स को दी जा सकती है। इसलिए ये ना समझा जाए कि OCD जो है वो सिर्फ सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी या सेरोटोनिन के लेवल कम होने की वजह से है। इसमें दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी काफी अच्छी भूमिका रहती है। अब एक सवाल आता है कि क्या ये OCD की दवाइयां सच में काम करती हैं, या ये बस ऐसे ही दी जा रही हैं, प्लेसिबो का काम कर रही हैं, या बस थोड़े बहुत पेशेंट्स पर ये असर लाती हैं, बाकी सारे पेशेंट्स को एम ही दी जा रही हैं। 2020 में एक रिव्यू किया गया था जिसमें देखा गया था कि OCD की दवाइयां काम करती हैं। अब ये जो अच्छे असर आते हैं ये केवल 40 से 50% पेशेंट्स में ही आते हैं। पेशेंट्स को एटलीस्ट पहले 3 महीने के लिए मीडियम से लार्ज डोज उस दवा का देना पड़ता है, जिससे कि पेशेंट के अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट आ पाए। और भले ही पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ भी जाए तो भी लंबे समय तक मेंटेनेंस डोज देनी पड़ती है। मेंटेनेंस डोज मतलब जिसमें कि पेशेंट का रिलैप्स दोबारा ना हो जाए, इसलिए पेशेंट को मीडियम या लो डोज पर दवा देते रहना पड़ता है और धीरे धीरे ही डॉक्टर ये दवा छुड़वाता है। अक्सर इन दवाओं का असर आने में 1 से 2 महीने लग जाते हैं। मतलब 1-2 महीने तक पेशेंट दवा खाएगा, पर हो सकता है उसमें कोई बड़ा असर ना आए और 2 महीने के बाद पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी होनी शुरू हो जाए। डॉक्टर्स के पास कई सारे तरीके होते हैं जिससे कि वो पेशेंट्स को दवा रिकमेंड कर सकते हैं कि पहले कौन सी चलानी है, फिर कौन सी देनी है। ऐसे करके डॉक्टर्स के पास प्रोसीजर तो होता है, पर बहुत सारे डॉक्टर इतने रैशनल तरीके से दवाइयां अक्सर नहीं देते और वो काफी ट्रायल एंड एरर पर ही पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चलता है। पर हाँ, ये तो है कि एटलीस्ट 40 से 50% पेशेंट्स
कुछ हद तक रिस्पॉन्स तो जरूर देते हैं जो भी उनको पहली दवा दी जा रही है, मतलब जो पहली बार जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है उसमें 40-50% पेशेंट्स तो रिस्पॉन्स देंगे। पर अगर पेशेंट्स साइकोथेरेपी के साथ अपनी दवा को कंबाइन करें तो चांसेस हैं कि 70 से 80% पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। और जितने भी शोध हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हैं, रिसर्च हैं, वो यही बताते हैं कि काफी सारे पेशेंट्स में दवाओं का अच्छा असर आ सकता है अगर उसे साइकोथेरेपी के साथ कंबाइन किया जाए। और यही एक रिकमेंडेड तरीका होता है। हालांकि अगर किसी को पहली बार ओसीडी हो रहा है या ओसीडी जो है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल का है तो उस केस में डॉक्टर जो है वो ज्यादातर मामलों में दवाइयों से ही शुरू करते हैं। पर अगर 3-4-6 महीने के बाद भी पेशेंट में दवाइयों से बहुत अच्छा असर ना आए तो थेरेपी के साथ कंबाइन करने से पेशेंट के अंदर की जो रिकवरी है वो काफी फास्ट हो सकती है। तो पेशेंट्स पर दवाओं का असर तो पड़ता है, पर 100% मतलब सभी पेशेंट्स पर असर पड़े ऐसा जरूरी नहीं। इसी के साथ पेशेंट की 100% कंडीशन दवाओं से ठीक हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं। केवल 40 से 60% रिकवरी ही पेशेंट की दवाइयों से हो पाती है। मतलब पेशेंट को कुछ और करना ही पड़ेगा तभी उसके अंदर कंप्लीट रिकवरी आ पाएगी। तो ये कहना कि क्या दवा असर लाती है या नहीं, हाँ दवा असर लाती है, पर क्या 100% पेशेंट्स में ले आएगी? नहीं। और क्या पेशेंट की कंडीशन को 100% केवल दवा इंप्रूव कर देगी? ज्यादातर मामलों में इसका आंसर भी है नहीं। इसीलिए जरूरी होता है कि थेरेपी के साथ दवा को कंबाइन किया जाए। अब एक सवाल आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या ओसीडी की दवाइयां लेना सेफ है? इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है यह देखने के लिए कि प्रेगनेंसी में पहली तिमाही, दूसरी या तीसरी तिमाही में दवाइयों का असर मां पर और पेट में पलने वाले बच्चे पर किस तरह से पड़ता है, और जो प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू कौन सी दवाइयां पास कर जाती हैं, बच्चे तक पहुंच जाती हैं, और कौन सी दवाइयां जो हैं वो मां के पेट में ही रहती है और बच्चे तक नहीं पहुंच पाती। इस पर बहुत सारा शोध हुआ है और काफी सारा शोध हो भी रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चा होने के बाद जब बच्चे को दूध पिलाना है, इस दौरान जिन दवाओं पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है वो एसएसआरआई दवाइयां ही हैं, और यही दवाइयां रिकमेंड की जाती हैं इस दौरान एक मां के लिए। इसीलिए एसएसआरआई दवाओं की जो सेफ्टी प्रोफाइल है उसके बारे में वैज्ञानिकों और डॉक्टर को ज्यादा जानकारी है बाकी दूसरी किसी दवा के मुकाबले। वैसे तो रिसर्च काफी सारे रिस्क भी दिखाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान एसएसआरआई दवा लेने से काफी रिस्क रहते हैं, जैसे बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चा छोटा पैदा हो सकता है, वजन कम होगा। और जिन माओं को आखिरी तिमाही में, 3rd ट्राइमेस्टर में एसएसआरआई दवाएं मिली होंगी, उन माओं के बच्चों में करीब 30% मामलों में पुअर नियोनेटल एडेप्टेशन सिंड्रोम की समस्या देखने में आती है, जिसमें बच्चा जो है वो काफी सारे लक्षण लेकर पैदा होता है, और वो केवल इसलिए क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में मतलब 7वें, 8वें और 9वें महीने में माँ जो थी वो एसएसआरआई दवा ले रही थी। तो इस तरह से कुछ रिस्क रहते हैं प्रेगनेंसी में एसएसआरआई दवाएं लेने के। पर यहाँ एक और चीज देखने की है कि अगर ओसीडी हो या ओसीडी के अलावा अगर डिप्रेशन हो तो भी इसी तरह के कुछ आउटकम्स बच्चों में देखे जा सकते हैं। मतलब एक डिप्रेशन से पीड़ित गर्भवती मां के बच्चे में प्रीमेच्योर बर्थ के चांस होते हैं, बच्चे का साइज और बर्थ वेट जो है वो कम हो सकता है एवरेज से, और बच्चा जो है वो पैदा होते दौरान मर सकता है, मिसकैरिएज हो सकता है। तो ये जो रिस्क है ये तो ऑलरेडी उन बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं। इसीलिए कई डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि कुछ माओं को दवाइयां दे देनी चाहिए अगर उनकी कंडीशन बहुत सीवियर हो और वो मैनेजेबल ना हो, और किसी भी कीमत पर उनको वो दवा देना अगर जरूरी है, उनके ओसीडी या डिप्रेशन को कम करना जरूरी है, तो दवा दी जा सकती है। हालांकि डिप्रेशन, ओसीडी अलग बीमारियां हैं, और डिप्रेशन के मामले में काफी सारा रिसर्च हुआ है जो कि गर्भवती महिलाओं पर की गई है, पर दोनों बीमारियां सेरोटोनिन के लेवल में आने वाले इम्बैलेंस की वजह से होती है। इसलिए दोनों माओं के पेट में, शरीर में जो सेरोटोनिन की मात्रा में जो कमी आ रही है वो एक जैसी है, वो तो दोनों में सेम सा ही हो रहा है। इसलिए जो डिप्रेशन की स्टडीज बताती हैं, कई डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि ओसीडी के मामले में भी भले ही स्टडीज थोड़ी कम हो, पर फिर भी वो सारी जो इनसाइट्स जो डिप्रेशन की रिसर्च से मिली है वो ओसीडी के मामले में भी अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि सेम केमिकल की कमी की वजह से दोनों बीमारियां हो रही हैं। इसीलिए कई डॉक्टर डिप्रेशन को ध्यान में रखकर भी ओसीडी के मामले में कई सारे जजमेंट्स इस बेसिस पर लेते हैं कि अगर मां को फायदे ज्यादा हैं और रिस्क कम है तो दवा दे देनी चाहिए। अब एक सवाल आता है कि क्या ये ओसीडी की दवाइयां बच्चों को देनी चाहिए? क्या बच्चों के लिए, मतलब जो 18 साल से कम की उम्र के पेशेंट्स हैं, क्या उनके लिए ये दवाइयां सेफ हैं? क्या माता पिता इन दवाओं को बच्चों को दे सकते हैं? वैसे तो बच्चों को ये दवाइयां ओसीडी या डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में मददगार साबित होती हैं, पर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि बच्चों के मामले में एसएसआरआई दवाइयों से सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है। इनफैक्ट जब ये दवा लेनी शुरू की जाती है,
शुरुआत के कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में सुसाइडल थॉट्स का रिस्क काफी ज्यादा रहता है बच्चों में और युवाओं में, चाहे वो एडोलेसेंट्स हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों, मतलब 10-12 साल के बच्चे हों या 15-17 साल के बच्चे हों। और यही वजह है कि क्यों बहुत से डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते कि बच्चों में ऐसे सारे दवाइयां दी जाएं। एडल्ट के मामले में अगर ज्यादातर पेशेंट्स को डॉक्टर्स बड़े ओपनली ऐसे सारे दवाइयां देंगे, तो बच्चों के मामले में डॉक्टर्स भी अक्सर बड़ा हिचकते हैं और वो दूर रहते हैं बच्चों को दवाइयां प्रिस्क्राइब करने से, और बच्चों के मामले में वो थेरेपी को ही ज्यादा रिकमेंड करते हैं। भले ही बीमारी काफी सीवियर ही क्यों ना हो, कई मामलों में डॉक्टर्स दवा देना प्रेफर नहीं करते, पर जब मजबूरी होती है, जब लगता है कि बच्चे की जो बीमारी है वो बहुत बढ़ गई है, बच्चे के अंदर कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, मतलब ओसीडी के साथ कुछ दूसरे इश्यूज हैं, जैसे मान लीजिए एडीएचडी या बाइपोलर या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तब उस केस में ऐसे सारे दवा देना काफी मजबूरी बन जाता है। पर कैसा भी केस हो, अगर ऐसे सारे दवाइयां दी जा रही हैं तो डॉक्टर बड़ा ध्यान रखते हैं और रेगुलर मॉनिटर करने पर जोर देते हैं। डॉक्टर्स खुद भी पेशेंट को रेगुलरली बुलाते हैं देखने के लिए कि बच्चे में कहीं सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रही, और पेरेंट्स को भी ये इंडिकेट किया जाता है कि वो खास ध्यान रखें कि बच्चा जो है वो किस तरह के सुसाइडल रिस्क बिहेवियर दिखा रहा है। 2009 में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई जिसमें 24 अलग अलग रिसर्चेस का निचोड़ निकाला गया। ये सभी 24 क्लिनिकल ट्रायल्स थे जिसमें करीब 4400 बच्चों पर रिसर्च किया गया था, जिनको कि ऐसे सारे दवाइयां दी गई थी। मतलब अलग अलग रिसर्च में किसी में 100, किसी में 300, किसी में 700 पेशेंट्स, मिला जुला के कुल मिला के 4400 पेशेंट्स पर ये रिसर्च हुई थी। और ये सभी बच्चे जो थे ये ऐसे सारे दवाइयां भी ले रहे थे, और कई बच्चों को SSRI के अलावा कुछ दूसरी दवाइयां भी दी जा रही थी, क्योंकि ओसीडी मैनेज करने के लिए अलग अलग दवाइयां दी जा सकती हैं। तो शोधों में ऐसा पाया गया कि जो बच्चे SSRI दवाइयां ले रहे थे उनमें 4% रिस्क रहता है सुसाइडेलिटी का, जबकि प्लेसिबो ग्रुप के अंदर जिसमें SSRI दवाइयां नहीं मिल रही उनमें केवल 2% रिस्क रहता है सुसाइडेलिटी का। मतलब बीमारी की वजह से 2% का रिस्क तो है, भले वो ओसीडी है या डिप्रेशन है, पर SSRI दवा देने की वजह से 2% रिस्क एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 4% रिस्क होता है। और ये बच्चों के मामले में काफी बड़ा रिस्क समझा जाएगा, क्योंकि करीब करीब ये रिस्क दुगना हो चुका है। इसीलिए FDA ने एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग रिलीज की, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों के मामले में या तो ये दवाइयां ना दी जाएं, या अगर दी जाएं तो बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में ही दी जाएं। इसके लिए जरूरी होता है, जैसा कि FDA ने भी सुझाया और ज्यादातर मेडिकल एसोसिएशंस दुनिया भर में सुझाती हैं, कि पेरेंट्स को कुछ अनयूजुअल बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है कि बच्चा सुसाइडल थॉट्स को रिपोर्ट ना करे, शायद बच्चे को पता भी ना चल पाए कि उसके अंदर मरने के ख्याल आ रहे हैं, पर वो कुछ अनयूजुअल बिहेवियर, सेल्फ हार्म बिहेवियर दिखा सकता है, अपने को अकेला कर सकता है, उसकी एपिटाइट और स्लीप अफेक्ट हो सकती है। किसी तरह से बच्चे के अंदर कुछ ऐसे अनयूजुअल या एबनॉर्मल बिहेवियर आ सकते हैं जो कि उसमें ओसीडी या डिप्रेशन से पहले नहीं थे, या दवा लेने से पहले नहीं थे। तो दवा लेने के बाद एक तरफ तो पेशेंट ठीक हो रहा है, बच्चा ठीक हो रहा है, पर साथ ही अगर कुछ अनयूजुअल साइंस दिखाता है जिसमें सेल्फ हार्म टेंडेंसीज दिखाई दे रही हैं, तो उसको एक रिस्क साइन समझना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर जरूरत होगी तो ऐसे में दवाइयां छुड़वानी पड़ेंगी। पर यह रिस्क क्योंकि बहुत सारे बच्चों में नहीं होता, इसीलिए फिर भी कई डॉक्टर्स चाहते हैं कि हाँ दवा दे दी जाए ताकि बच्चे का थोड़ा डिस्ट्रेस जो है वो कम हो। साथ साथ थेरेपी बहुत जरूरी होती है ऐसे मामलों में, क्योंकि थेरेपी ही एक ऐसा जरिया बन जाता है जिससे कि बिना दवा के भी पेशेंट को ठीक किया जा सके। और एक अच्छा मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब फैमिली की इंटरवेंशन भी जरूरी होती है, फैमिली सपोर्ट और फैमिली का जो बिहेवियर है उसको भी चेंज करना जरूरी है, ताकि बच्चे को मैनेज करने में मदद मिल सके। क्योंकि बहुत मामलों में बच्चा जब ओसीडी से पीड़ित होता है तो वो फैमिली को भी अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है, ओसीडी के बिहेवियर फैमिली वाले परफॉर्म करने लगते हैं, जिस वजह से बच्चे का ओसीडी बढ़ता है। तो ऐसे में एक ओवरऑल फैमिली का मैनेजमेंट तो जरूरी होता ही है। इसी बहाने अगर बच्चे का सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही चले तो भी बहुत मामलों में ये बिल्कुल सही तरीका होगा। पर फिर भी ये डिसीजन जो है ये पेरेंट्स का होता है, डॉक्टर्स का होता है, मिलकर लिया जाता है और पेशेंट की कंडीशन को देखकर लिया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि दवाइयों से बिल्कुल डरा जाए, दवाइयों से दूर भागा जाए। दवाइयों को लिया जा सकता है, पर थोड़ी सावधानियां बरत के। अब यहां बताऊंगा कि इन दवाओं के ऐसे सारे दवाएं जो ओसीडी में दी जाती हैं या जो दूसरी कुछ दवाइयां दी जाती हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। मेनली हम SSRI की ही बात करेंगे, क्योंकि SSRI दवाइयां ही ज्यादातर दी जाती हैं। तो कुछ कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें आते हैं स्लीप इश्यूज, या तो नींद बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। एपेटाइट के इश्यूज, या तो भूख बढ़ जाएगी या कम होगी। ज्यादातर मामलों में भूख बढ़ जाती है, और भूख बढ़ेगी तो वजन भी बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज की, इनकी समस्याएं आ सकती हैं। फिर साथ ही सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, लिबिडो कम हो जाती है, सेक्स की डिजायर नहीं आती, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कुछ ऐसे दूसरी समस्याएं हो सकती हैं।
फिर एंजाइटी बढ़ सकती है, रेस्टलेसनेस बढ़ सकती है, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आना, नोजिया, वॉमिटिंग के सिम्टम्स आना, हेडेक, स्टमक इश्यूज, पेट में दर्द होना, ब्लरी विजन हो जाना, मुंह का सूखना या हार्ट रेट का बढ़ना, कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट्स अक्सर ऐसे सारे दवाइयों से आते हैं। पर ज्यादातर मामलों में पेशेंट्स इस तरह के साइड इफेक्ट्स को टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब कुछ दिनों के बाद ये साइड इफेक्ट चले जाते हैं, या किसी किसी केस में तब तक ये साइड इफेक्ट बने रहते हैं जब तक कि पेशेंट दवाइयां ले रहा है। इसीलिए ऐसे सारे दवाइयों को काफी सेफ समझा जाता है और बहुत थोड़ा सा ही परसेंटेज है पेशेंट का जो साइड इफेक्ट से जूझता है या साइड इफेक्ट्स उनकी लाइफ को थोड़ा परेशान करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम पेशेंट्स में साइड इफेक्ट्स ना के बराबर आते हैं और धीरे धीरे वो साइड इफेक्ट्स चले जाते हैं, या ज्यादातर पेशेंट साइड इफेक्ट्स रहते हुए भी उनको हैंडल कर लेते हैं। अब आगे बात करेंगे कि ओसीडी दवाओं को लेते टाइम किस तरह की सेफ्टी टिप्स को फॉलो किया जाए, किस तरह से खुद को सेफ रखा जाए। तो इसके लिए यहां मैं कुछ पॉइंट्स सुझाऊंगा जो कि ध्यान में रखने जरूरी हैं। अगर दवा की वजह से आपको कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई एलर्जी आ रही है, तो उस बारे में डॉक्टर को रिपोर्ट कर दें इमीडिएटली। इसके लिए आपको डॉक्टर को बताना होगा कि आपका ओसीडी से पहले किस तरह की मेडिकल कंडीशन रही है, क्या एलर्जीज रही हैं, और आप ऐसे सारे दवा के अलावा कौन सी दवाइयां ले रहे हो, इसके बारे में डॉक्टर को बताना पड़ेगा, क्योंकि दो दवाइयां आपस में इंटरेक्ट कर कर आपके ऊपर एक नेगेटिव रिएक्शन दे सकती हैं। ओसीडी की जो दवा है उसको रोज उसी टाइम लें जिस टाइम डॉक्टर ने लेने के लिए बोला है, या आप अगर कोई एक फिक्स टाइम डिसाइड करते हो तो रोज उसी टाइम लें। मतलब 8 बजे है तो 8 बजे लें, 10 15 20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, पर यह ना हो कि शाम को 8 बजे की दवा आप 10 बजे ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत लंबा गैप कर लें तो दवा जो है वो शरीर के अंदर अपना असर अच्छे से ना दिखा पाए, और कई बार आप कुछ ऐसे रिएक्शंस अपने अंदर महसूस करो जो कि दवा के विड्रॉल इफेक्ट्स की वजह से हो सकती हैं या साइड इफेक्ट्स की वजह से हो सकती हैं, पर आप उसे अपनी बीमारी का लक्षण मान लो, तो आपको ये सब समझने में बड़ा मुश्किल होगा। या कई लक्षण जो आपकी बीमारी के होंगे आपको लग सकता है वो दवा की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आपने दवा के जो डोजेज है और जो उसकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल वेरी कर दी। इसलिए दवा लेने में कंसिस्टेंसी रखें, डोजेज स्किप ना करें। ये नहीं कि आज सुबह मुझे नहीं लेनी, आज मुझे वहां जाना है, इस दवा से मुझे थोड़ी नींद आएगी तो आज मैं दवा लूंगा नहीं, या किसी दिन रात को आपने दवा नहीं ली, या कभी आप भूल गए तो आपको लगा क्या फर्क पड़ गया, दोबारा ले लेंगे कल। अगर ऐसा कभी होता है, खास करके ट्रीटमेंट की शुरुआत में अगर ऐसा होता है, तो डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें और उनसे पूछें कि अगर आपसे दवा की डोज मिस हो गई है तो अब क्या करना चाहिए। साथ ही डबल डोज मत लें। ये मत सोचें कि अच्छा ये 50 mg मिल रही है, अगर मैं 100 mg ले लूँ तो इससे ज्यादा अच्छा असर आ जाएगा। इस तरह की बेवकूफियां ना करें। कई पेशेंट सोचते हैं कि इंटरनेट पर पढ़ लेंगे दवा कैसे काम करती है, कौन सी दवा एंजाइटी की है, कौन सी दवा सेरोटोनिन बढ़ाने की है, तो जब उनको लगता है कि सेरोटोनिन को बढ़ाना है तो मैं 2 दवाइयां खा लेता हूं, उससे मेरा सेरोटोनिन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की भूल में ना रहे, क्योंकि आपके हिसाब से जैसा आप सोचते हैं दवा वैसे काम नहीं करती। अपने साइड इफेक्ट्स का और अपने सिम्टम्स का एक जर्नल बनाएं, मतलब एक रिकॉर्ड बना लें कि हर दूसरे दिन आपको क्या महसूस हो रहा है, कुछ 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आपके अंदर सिम्टम्स की कितनी रिकवरी हुई, साइड इफेक्ट्स कैसे और कौन से आ रहे हैं। अगर आप एक बार रिकॉर्ड रखेंगे और डॉक्टर से अगर शेयर करेंगे, हो सकता है आप में से ज्यादातर के डॉक्टर से डिस्कस ही ना करें, क्योंकि वो सोचेंगे कि ओसीडी पेशेंट है, हर छोटी छोटी चीज पर फोकस करता रहता है, वो इसको भी आपकी बीमारी का लक्षण मान लेंगे। पर अगर डॉक्टर ठीक होगा और अगर समझदारी से आपके साथ काम करेगा, आप भी अगर इस चीज को समझदारी से लोगे, इसको अपना ऑब्सेशन नहीं बनाओगे, तो आप अपने सिम्टम्स और अपने साइड इफेक्ट्स के बारे में रिकॉर्ड रख सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से आपकी रिकवरी हो रही है। कई पेशेंट्स को ऐसा करना अच्छा भी लगता है, रेगुलर रहकर वो ऐसा कर भी सकते हैं, और उनको अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में कॉन्फिडेंस भी आता है, और इससे उनकी रिकवरी थोड़ी तेज भी हो सकती है। कुछ ऐसे सारे दवाइयां कुछ पेशेंट्स में हीट स्ट्रोक ला सकती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी शरीर में, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, बहुत ज्यादा पानी निकल जाएगा शरीर से, मतलब डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इसके लिए आपको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। ड्राई माउथ का एक साइड इफेक्ट अक्सर पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, या कोई भी ऐसी लिक्विड ड्रिंक जिससे कि आप अपने को हाइड्रेटेड रख पाएं। और अगर दवा ली है उससे कुछ घंटे तक बहुत ज्यादा सनलाइट का एक्सपोजर ना लें। गर्मी के दिन है तो बहुत ज्यादा धूप में ना घूमे फिरें, नहीं तो ऐसे में हीट स्ट्रोक के चांस बढ़ सकते हैं। और सबसे जरूरी प्रिकॉशन कि दवा को एकदम लेना बंद ना करें, भले ही आप अच्छा महसूस कर रहे हो। जैसा मैंने बताया कि एक एक्यूट फेज ऑफ ट्रीटमेंट होता है जो करीब 2 से 3 महीने तक या 4 महीने तक चलता है, जब पेशेंट्स के अंदर सिम्टम में रिलीफ लाने का टारगेट होता है, मतलब जिसे रेमिशन कहते हैं। उसके बाद पेशेंट के अंदर सिम्टम्स चले भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर दवा देता है। उस दौरान कई पेशेंट सोचते हैं कि अब दवा छोड़ देते हैं क्योंकि अब तो ठीक हो गए। ऐसे में आपको रिलैप्स का रिस्क हो सकता है, इसलिए दवा तब तक लें जब तक आपको डॉक्टर कहता रहे। ये ना सोचें कि डॉक्टर तो अपना धंधा कर रहा है, दुकान चला रहा है, फार्मा कंपनियों को पैसा भेज रहा है, बेकार में अपनी दुकान चला रहे हैं सब डॉक्टर और सारे केमिस्ट लोग। इस तरह की नासमझी भरी बातों को मत सोचें।
क्योंकि बहुत से लोग यही सोचते हैं कि डॉक्टर ने तो धंधा बना रखा है इसलिए जबरदस्ती दवाइयां दे रहे हैं। नहीं, डॉक्टर को कोई शौक नहीं है। ये मेडिसिन का पूरा प्रोसीजर होता है लेने का कि उसमें कुछ टाइम एक्यूट फेज होता है, फिर कॉन्टिन्यूएशन फेज आता है और उसके बाद मेंटेनेंस फेज आता है। इन तीनों फेजेस के दौरान दवाइयां लेते रहनी पड़ती हैं। सिर्फ एक्यूट फेज में ही सिम्टम के कम होने को वेट किया जाता है, पर उसके बाद सिम्टम खत्म होने के बाद भी दवा 4 से 6 महीने तक आपकी चल सकती है। हाँ, भले ही उसमें धीरे धीरे डॉक्टर आपकी डोज लो कर दे, कम कर दे और धीरे धीरे छुड़ा देगा। एकदम से अचानक से दवा छोड़ देना और बहुत हाई डोज पे दवा छोड़ देने से विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे, जिससे कि या तो रिलैप्स आ जाएगा या फिर विड्रॉल सिम्टम आएगा। इसीलिए बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, बहुत होशियार ना बने इस मामले में। तो ये रही पूरी जानकारी ओसीडी की दवाओं के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि लोगों के दिमाग में आते हैं, उनके बारे में चर्चा की। कई सारे सवाल आपके मन में अभी भी रह गए होंगे, बहुत सारे डाउट आते हैं ओसीडी पेशेंट्स को, बहुत सारे मन में विचार चल रहे होंगे, ये नहीं बताया ठीक से, वो नहीं बताया, इसको और बता दो, ये और बता दो। इस तरह की चर्चाएं आगे करता रहूंगा। ओसीडी का एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, जितना रेगुलरली ट्रीटमेंट लिया जाए, उतने अच्छे चांस होते हैं कि पेशेंट्स रिकवर कर जाएं। पर फिर भी बहुत से पेशेंट्स में ओसीडी जो होती है क्रोनिक बीमारी की तरह होती है। या तो एक ही थीम का ओसीडी सालों तक चलता रहेगा, या एक थीम का ओसीडी चला जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरा थीम का ओसीडी आ जाएगा। इस तरह से कई सारे पेशेंट ओसीडी से डील करते रहते हैं। इसीलिए बहुत से पेशेंट ऐसा प्रेफर करते हैं और डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि दवाओं पर निर्भर ना रहें और साइकोथेरेपी की तरफ आगे बढ़ें। एक तो इससे दवाओं के जो रिस्क हैं, जो साइड इफेक्ट हैं, वो भी कम हो जाएंगे, साथ ही दवाओं पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी और आप खुद के अंदर एक बदलाव लाएंगे जो कि आपके प्रयासों से होगा। तो या तो दवा के साथ थेरेपी को कंबाइन कर लें अगर आपको लगता है दवा लेना जरूरी है, या अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने मैच्योर हैं, या इतना अच्छे से आप थेरेपी को समझते हैं, खुद को समझते हैं, तो आप दवा के बिना भी अप्रोच कर सकते हैं और बिना दवा के सिर्फ थेरेपी टेक्निक्स की मदद से आप अपने ओसीडी को दूर भगा सकते हैं। चाहे कैसी भी थीम का ओसीडी हो, उसको सिर्फ थेरेपी से दूर भगाया जा सकता है। इसीलिए ओसीडी के इलाज के लिए पॉजिटिव रहना जरूरी है और पॉजिटिव रहा जा सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो और लोगों से शेयर कर लेना। चैनल के साथ बने रहना, ऐसी और वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब। ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगी आपको देखने के लिए। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।